दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये यूपी ट्रिपल एससी में मैंने बताया था आपको कि इसी के पहले मैंने एक वीडियो डाला है, तो मैंने परिचय दिया था आपको सिलेबस वगैरह के बारे में। और फिर मैं वर्णमाला शुरू कर दिया था, तो उस वीडियो में ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं हो पाए हैं, तो मैं थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ और इसके आगे फिर चलता हूँ। तो वर्णमाला में मैंने बताया था कि अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो कुछ कुल वर्णों की संख्या पूछता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होता है 52 वर्ण। तो स्वर, ये जो वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन, जो आप वावेल और कॉन्सोनेंट के रूप में इंग्लिश में समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो फिर पूछा जाएगा आपसे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कुल स्वर देखिए मैंने लिखा है, ये सवाल वैसे कम पूछा गया है, लेकिन ये कभी पूछा जा सकता है आपसे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 होती है। अगर वो कुल या मूल न लिखे, सिर्फ लिखे स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको 11 बताना होगा। फिर अगला सवाल पूछता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सिर्फ व्यंजन लिख दे, वो ये ना लिखे कि कुल या मूल कितने हैं, तो आपको 33 बताना है। अगर वो कुल लिखेगा तो 41 बताना है, मूल लिखेगा तो 33 बताना है। ऐसे आपको बताना है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में अब आपको मैंने देखिए स्वर लिख दिया है, जो मूल स्वर है वर्णमाला में, जो मूल स्वरों की संख्या है ये मैंने क्रम से लिख दिया है। अब चूंकि आपको क्रम से ही पढ़ना है तो मैंने इसको लिख दिया है। अब अगला प्रश्न आपसे करेगा कि स्वर कितने प्रकार का होता है या स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको उत्तर देना होगा कि स्वर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हम इन्हीं स्वर और व्यंजन को क्रम से पढ़ लेंगे, बस यही वर्णमाला खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए, जैसे जो स्वर हैं ये 3 भागों में डिवाइड हैं। एक का नाम है लघु स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसको हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। ये 3 भाग में विभाजित है। अब हमको इन्हीं को पढ़ लेना है। अब देखिए, जो लघु स्वर हैं, अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि लघु स्वरों की संख्या बताइए। तो लघु स्वर की संख्या कितनी है? 4। फिर पूछेगा दीर्घ स्वर की संख्या बताइए, तो आपको बताना है 7 होती है। फिर अगला प्रश्न करेगा कि संयुक्त स्वर की कितनी संख्या होती है, तो आपको 4 बताना है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे क्वेश्चन को जो फैक्चुअल बेस होते हैं, डिजिट में जो पूछे जाते हैं, उनको आप ऐसे फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न बनाएगा वो कि जो लघु स्वर हैं वो हैं कौन कौन। लघु स्वर 4 हैं, तो कौन कौन है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये 4 हैं। इसके बाद में इन्हीं स्वरों में से ही लघु स्वर हैं। आपको पता होगा कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जिसको आप प्राइमरी में पढ़ने गए होंगे तो आपको छोटा बड़ा पढ़ाया गया होगा। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं इसकी होती हैं जो आप जानते हैं, जिनको आप ऐसे इसी रूप में पढ़े होंगे। ये बड़ी है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये री की मात्रा होती है, ये ए की मात्रा होती है। और ये ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए बहुत बेसिक चीज आप जान लीजिए। भले ही आप जानते होंगे, मैंने रिपीट कर दिया इसलिए कि आपको रिकॉल हो जाएगा। दूसरी चीज कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने लिख दिया है। तो इसके अलावा जो बचे हुए स्वर हैं उनको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि संख्या जो 7 है, ये कौन कौन है, ये देख लीजिए। इनकी संख्या 7 है। अब देखिए यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए गए। निम्नलिखित वर्णों में कौन लघु स्वर नहीं है। तो आपको लघु स्वर याद है अगर, तो बता देंगे।
फिर अगला प्रश्न करेगा, निम्नलिखित वर्णों में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ये भी आप बता सकते हैं। आप जैसे भी प्रश्न किया जाएगा तो आप ऐसे बता सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न करेगा वो कहेगा, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन है? तो संयुक्त स्वर का मतलब है 4 मैंने बताया है आपसे, ए ऐ ओ औ, ओ और औ, तो ये संख्या 4 है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो मैंने लिखा है संयुक्त स्वर इन्हीं में से लिख दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो संयुक्त स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हो सकते हैं, लेकिन जो सभी दीर्घ स्वर हैं वो संयुक्त नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि सारे संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर हो सकते हैं, लेकिन सारे दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या आप देख रहे होंगे 7 है, इनकी संख्या 4 है। तो आपसे सवाल बहुत अच्छे किए जा सकते हैं यहाँ से, और ऐसे ही सवाल किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया जाएगा आपसे। मैंने पहले भी बताया आपसे कि यूपी ट्रिपल में कोई एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाता है, और वो जो भी प्रश्न बनाता है बहुत ही बेसिक बनाता है। तो आप जिसे पढ़ करके आए हैं बेसिक, वही आपको ध्यान रखना है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो वर्णमाला है या संधि समास है, रस छंद अलंकार है, यहाँ से आपके प्रश्न गलत ना हो। ऐसे पटांग टाइप के क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो रचना वगैरह ये याद नहीं कर मिलता है, तो वहां से क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, वैसे आपको यहाँ से प्रश्न गलत होने के लिए कुछ है नहीं। और इस हमारे नोट के अलावा आपको शायद ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ समाहित कर दूंगा और इसके बाहर अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए। तो अगर सामान्य प्रश्न किया जाएगा तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, जो प्रश्न करने का तरीका है, वो तरीका यही है कि पूछेगा कि कौन लघु स्वर है या नहीं है, कौन दीर्घ स्वर है या नहीं है, कौन संयुक्त स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, या कौन दीर्घ स्वर, कौन संयुक्त स्वर तो है, दीर्घ स्वर तो है लेकिन संयुक्त नहीं है। अगर आपसे प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से, प्रश्न लिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है लेकिन संयुक्त नहीं है, कौन दीर्घ स्वर है लेकिन संयुक्त नहीं है। एक प्रश्न किया गया, आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा ABCD करके। तो देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया जाएगा आपसे प्रश्न करने के लिए, और आपको बताना होगा कि कौन दीर्घ स्वर है लेकिन संयुक्त नहीं है। तो देखिएगा आप कि इसमें ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, लेकिन जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं बड़ा आ, ये दीर्घ तो है लेकिन संयुक्त नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे सरल ही किए जाते हैं, लेकिन आप उसको बेसिक नहीं समझे रहते हैं तो गलत करके चले आते हैं। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूं। आप यहां से बस इतना ही प्रश्न किया जाएगा। एक दो प्रश्न और हैं, उसको आप देख लीजिए कि जैसे प्रश्न किया जाएगा आपसे कि लघु स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, कौन संयुक्त है कौन नहीं है। अच्छा, यहां से प्रश्न ऐसे किए जाएंगे कि जैसे मैंने अभी लिखा था, ये मैंने मूल स्वरों को लिखा है, ये मूल स्वर है। इन मूल स्वरों से प्रश्न कैसे किया जाएगा और प्रश्न कैसे किए जाएंगे, तो जैसे लिख देगा, बहुत अच्छा प्रश्न करता है। यहां से लिखेगा कि काल, काल किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का। बहुत अच्छा प्रश्न बनाएगा। यहां देखिए, ये आप
शायद ही कोई किताब लिखती हो। ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं और ये प्रश्न किया गया है या SI वगैरह में किया गया है, या जो बहुत बेसिक एग्जाम्स हैं जैसे UPSC में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे लिखेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखेगा आकारांत है कि आकारांत है कि ये इकारांत है कि ईकारांत है, ऐसे प्रश्न किए जाएंगे। देखिए ये किताब, ये जो आप ये मैटर है, ये आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, लेकिन आपको शायद याद हो। वास्तविकता में ये प्राइमरी का पोर्शन है, प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं होती, वहां पर आप सीखने गए हैं तो सीख करके आप चले आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैंने जो लिखा है इसमें क्या उत्तर सही होगा। तो आप देख लिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आकारांत सही है। अब आप समझ पाए नहीं समझ पाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आकारांत का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इस वर्ण की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। अगर आपसे कहा जाए कि काल का वर्तनी विश्लेषण करिए, तो काल का वर्तनी विश्लेषण करने का मतलब ये होता है कि इसके साथ में ये बड़ा आ जुड़ा हुआ है और इसके साथ में आ जुड़ा हुआ है। देखिए ये मैंने लिखा, इसको इस रूप में लिखा है, ये वास्तव में इसका वर्तनी विश्लेषण किया गया है और जो व्यंजन होता है उस पर हलंत लगाया जाता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगाया जाता है। ये आपको बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, हल ये आपको याद रखना है। आगे भी अभी वर्तनी विश्लेषण मिलेगा आपको, इसी वर्णमाला में ही मिलेगा, तो मैं बताऊंगा इस पर जैसा विधिवत करूंगा, लेकिन ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए ये बाद में आ की छोटा आ लगा हुआ है, तो अगर कोई मात्रा नहीं है शब्द के बाद में, कोई शब्द है, जैसे ये शब्द मैंने लिखा है, इस शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये शब्द कैसा है, ये शब्द आकारांत है। अगर इस शब्द में हम यहाँ पर आके मात्रा लगा दें तो ये शब्द, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर हमको बड़ा आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो अब ये आकारांत हो गया। अगर मैं इसको बड़ी की मात्रा लगा दूं यहाँ पर, अब देखिए मैंने लिख दिया है काली और शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा लगने का मतलब ये होता है कि ये शब्द क्या हो गया, ईकारांत हो गया। तो यहां से बहुत अच्छे प्रश्न किए गए हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि भानु किस प्रकार का शब्द है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अब समझ गए होंगे आप, ये उकारांत शब्द है, उकारांत। क्यों? क्योंकि ये छोटा ऊ की मात्रा देखी लगी, तो जितनी मात्राएं हैं इसी से ये रांत बनते हैं। जिसको मान लीजिए हमने लिख दिया पितृ, तो पितृ लिखने का मतलब है लास्ट वाले वर्ण पर आपने देखा होगा री की मात्रा लगी है, तो री की मात्रा का मतलब है कि अभी पितृ लिख दिया गया तो री लास्ट में है, री का मतलब हो गया अभी ये शब्द किस प्रकार का हो गया, रिकारांत हो गया, रिकारांत। तो यहां से जो जो भी प्रश्न किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को खुद देखिए भी और लोगों का भी फायदा करने का प्रयास करिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो नेक्स्ट